नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 133 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसे कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। जहां हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ तथा इसका पतन क्यों हुआ, यानी कि बहमनी राज्य के उदय तथा पतन पर आपको टिप्पणी करनी है। तो देखो, बहमनी राज्य के साम्राज्य के विस्तार की बात करोगे तो इस साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 में हुई और ये साम्राज्य का जो अंत है वो 1527 में हुआ। तो 1347 से लेकर 1527 तक बहमनी साम्राज्य का इतिहास माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी लोकेशन अगर आप बात करोगे तो दक्षिण भारत में जो आज कर्नाटक राज्य है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहमनी राजा जो थे वो शासन करते थे। तो कोई आपसे पूछे भाई कि बहमनी राज्य जो है इसका समय पीरियड क्या है, यानी कि काल क्या है, तो आप बोलोगे 1347 से 1527 तक। दूसरी बात, इनकी लोकेशन कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पर? कर्नाटक के आसपास के एरिया में। अब हम बात करते हैं कि इस साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, यानी कि बहमनी राजाओं ने अपने साम्राज्य को कैसे फैलाया। तो उससे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा आखिर इस साम्राज्य का उदय हुआ कैसे और किसने इस साम्राज्य की स्थापना करी। तो देखो, जब दिल्ली सल्तनत में राजा हुआ करते थे तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था और इन सभी क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आ पाया जो इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाता। तो ऐसे में क्या हुआ, जब कभी भी राजा कमज़ोर होंगे तो उनके अंडर में जो लोग रहते होंगे, उनके अंडर में जो अधिकारी होंगे, उनके अंडर में जो सेनापति होंगे, ये लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर एक बंदा राजा बनना चाहता है। तो केंद्र में सत्ता कमजोर हो गई, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इन्हीं विद्रोहियों में से एक था जिसने बहमनी राज्य की स्थापना कर दी थी। तो कोई आपसे पूछे भाई बहमनी राज्य के उदय का पहला कारण क्या है, तो आप बोलोगे बहमनी राज्य का उदय का कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो दूरदर्शी हो, शक्तिशाली हो और पूरे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में कर सके। परिणाम ये हुआ कि दक्षिण के प्रांतों में विद्रोह बढ़ गया और इन विद्रोहों में एक विद्रोही था जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन गंगू। तो अलाउद्दीन हसन गंगू ने विद्रोह किया और बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। कहाँ पर? गुलबर्गा में। तो 1347 में अलाउद्दीन हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना करी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें अलाउद्दीन हसन गंगू के, तो पहले तुगलक अधिकारियों में से एक था, फिर इसके अंदर भी राजा बनने की इच्छा जागी और इसने विद्रोह कर दिया और बाद में एक स्वतंत्र शासक बन भी गया। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अलाउद्दीन हसन गंगू ने। शुरुआत में इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, लेकिन जब राजा बना मोहम्मद शाह प्रथम तो इसने अपनी राजधानी बीदर बना दी। तो यानी कि बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। बाद में राजधानी कौन सी बनी? बीदर बनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन हसन गंगू ने। कहाँ पर? गुलबर्गा। और ये गुलबर्गा कहाँ है? आज के कर्नाटक में। अब क्या हुआ, बहमनी सुल्तानों ने लगातार अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू करा। अब आसपास के क्षेत्र जीतोगे तो युद्ध भी होंगे। इनके युद्ध हो रहे थे वारंगल क्षेत्र से, विजयनगर क्षेत्र से, काकतीय साम्राज्य से। कुछ युद्ध इन्होंने जीते, कुछ युद्ध हारे भी इन्होंने, लेकिन लगातार इनके साम्राज्य का विस्तार होता गया। इन्हें जो सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर मिली वो विजयनगर के राजाओं से मिली। बहमनी राज्य क्यों इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? तो बहमनी राज्य इतना बड़ा साम्राज्य इसलिए स्थापित करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर एक नदी थी कृष्णा और एक नदी थी तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत उपजाऊ था और इस उपजाऊ क्षेत्र के लिए यहाँ पर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इन्होंने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। इसके अलावा ये अपनी इस्लामी संस्कृति को फैलाना चाहते थे। इसके अलावा भी इन्होंने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करी। इसके अलावा ये व्यापारिक जो मार्ग थे, यहाँ के जो समुद्री मार्ग थे, उस पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। मसालों के व्यापार, हीरो के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए बहमनी राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन ये साम्राज्य ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाया, उसके क्या कारण थे वो सुनो। तो बहमनी राजाओं ने राज्य तो स्थापित कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके जो अधिकारी थे उसमें दो गुट थे। कुछ अधिकारी अफगानी थे, कुछ अधिकारी ईरानी थे। अब ऐसे में अफगानी अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, ईरानी अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। अफगानी चाहते थे कि राजा उनका बंदा बने, ईरानी चाहते थे राजा उनका बंदा बने। परिणाम ये हुआ कि इनके बीच में ही संघर्ष होते थे और किसी साम्राज्य में अपने अंदर ही संघर्ष होने लगेंगे तो भाई वो साम्राज्य कैसे ही चलेगा। तो बहमनी साम्राज्य के खत्म होने का पहला कारण ये था कि अफगानी और ईरानी गुटों में आपस में मतभेद होते थे और लगातार संघर्ष होते रहते थे। दूसरी बात यह है कि बहमनी राजाओं का लगातार युद्ध होता था विजयनगर राजाओं से। विजयनगर में जब राजा कृष्णदेव राय आया तो बहुत शक्तिशाली राजा था जिसने बहमनी राज्य को कई बार पटकनी भी दी। तो लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, जिसकी वजह से बहमनी साम्राज्य कमजोर हो गया, क्योंकि युद्ध में जो खर्चा चाहिए होता है उस खर्चे के लिए रेवेन्यू भी चाहिए होता है, तो वो बहमनी साम्राज्य के पास नहीं था। परिणाम ये हुआ कि इन लगातार युद्धों ने इसे कमजोर कर दिया।
और आगे चलकर 1518 में बहमनी साम्राज्य अपने आंतरिक संघर्षों की वजह से 5 अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गया। एक बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। और आगे चलकर ये राज्य मिलकर दक्कन की सल्तनत कहलाए। इसके अलावा बहमनी शासक जो थे, इनके पास प्रशासन चलाने के लिए नीतियाँ नहीं थी। अगर आप राजा बन भी जाते हो तो आपको एक प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास अच्छे प्रशासनिक अधिकारी ना हो, कुशल सेनापति ना हो, तो भी आप अपना साम्राज्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाते। तो बहमनी राजाओं की हम बात करें तो उनके पास प्रशासनिक नीतियाँ नहीं थी, पॉलिसीज़ नहीं थी। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाते। डेट्स वाई जो है बहमनी साम्राज्य पतन हो गया। विदेशी हस्तक्षेप, आपको पता है कि सन 1500 के बाद 1498 के बाद पुर्तगालियों का भारत में आना शुरू हो चुका था और इन्होंने क्या करा, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और बहमनी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर दिया। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियों की वजह से, विजयनगर के साथ युद्ध की वजह से, साम्राज्य के विभाजन की वजह से, प्रशासनिक कमजोरियों और विदेशी हस्तक्षेप की वजह से पतन हो गया। फिर भी बहमनी राज्य ने दक्षिण भारत में इस्लामी संस्कृति और प्रशासन का विकास किया। लंबे समय तक इनका संघर्ष चला, फिर भी लगभग 170-180 सालों तक इन्होंने शासन किया। आगे चलकर भारतीय इतिहास में इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। यानी कि मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, वह साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने करी, उस साम्राज्य का अंत औरंगजेब के बाद कैसे हो गया। इसके लिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य यार एकदम से कैसे खत्म हो सकता है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोणों की हम बात करेंगे। पहला दृष्टिकोण यह है कि भाई मुगल साम्राज्य का जो नाश है, मुगल साम्राज्य का जो अंत है, उसका सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण का जो अध्ययन इतिहासकार करते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण कहलाता है। इनका ये कहना था कि भाई औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब मर गया तो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को चला पाता। तो कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य जो है वो बट गया। उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होती रहती थी, आपस में भाई भाई को मारते रहते थे। मुगल शासकों के बीच सत्ता के लगातार संघर्ष, लगातार गृह युद्ध होते थे और इन युद्धों में जो भाई जीतता था वो राजा बन जाता था। तो भाइयों की लाशों पर राज्य की स्थापना होती थी। तो मुगल साम्राज्य के पतन का जो सबसे पहला कारण है वो है राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है, जो कि ये कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो दूरदर्शी राजा हो, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, इतने बड़े साम्राज्य को चला सके। ज़्यादातर राजा ऐसे थे जो भोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के कई ऐसे सूबेदार थे, कई ऐसे जागीरदार थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे अवध के नवाब ने, बंगाल के नवाब ने, हैदराबाद के नवाब ने, जो औरंगजेब के समय तक औरंगजेब के दरबार में जाते थे, भेंट देते थे। औरंगजेब के मरने के बाद इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया होगा। क्योंकि अवध से जो आमदनी होती होगी, बंगाल से जो आमदनी होती होगी, हैदराबाद से जो आमदनी होती होगी, वो कुछ हद तक घट गई होगी। तो मुगल साम्राज्य के पतन का पहला कारण क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में पहला पॉइंट क्या है कि अच्छे उत्तराधिकारी नहीं थे, उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी और कई सारे सरदारों ने अपने आप की स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। मुगल साम्राज्य के खत्म होने का जो दूसरा कारण था वो था आर्थिक दृष्टिकोण। तो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए भाई, रेवेन्यू चाहिए। ये माना जाता है कि औरंगजेब के बाद जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई थी। हालांकि अर्थव्यवस्था का गिरना जो है वो औरंगजेब के समय से शुरू हो चुका था। तो औरंगजेब ने बहुत सारी नीतियाँ चलाई पैसे को बढ़ाने के लिए। उसने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए, भारी बोझ डाला, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ चुका था। इनकम सोर्सेस आ नहीं रहे थे क्योंकि लगातार युद्ध जो है वो जीत नहीं पा रहे थे लोग। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण खो दिया गया था और जब आप व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर दोगे, आपका जो ट्रेड वही नहीं होगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। जागीरदारी का संकट हो चुका था, बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुके थे मुगल काल के अधिकारी। जागीरदारों की ताकत बढ़ चुकी थी और वो अपने आप को राजा बनाना चाहते थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन में आर्थिक दृष्टिकोण भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कर नहीं आ पा रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, साम्राज्य कैसे चलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण आर्थिक कारण है। कुछ लोग कहते हैं यार मुगल साम्राज्य के पतन का जो कारण है वो सैनिक हैं, क्योंकि जो सेना थी वो समय के साथ अपडेट नहीं हुई। मुगल सेना समय के साथ कमज़ोर होती गई, अप्रभावी होती गई, उनके पास नए हथियार नहीं थे, रणनीतियों में कमी थी। और जब यूरोपियंस बाहर से आए तो उनके पास अच्छे हथियार थे, गोला बारूद था, बंदूकें थी। और जबकि जो मुगल राजा थे इन्होंने नए हथियारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये वही तलवार वाली लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इसके अलावा एक दृष्टिकोण ये भी है कि भाई मराठाओं ने और सिखों ने लगातार मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मराठों ने, जाटों ने, सिखों ने, राजपूतों ने विद्रोह करा और लगातार इस संघर्ष से मुगल काल की जो सैनिक शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। सबसे बड़ी बात यह है
अफगानी राजाओं जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पूरे तरीके से मुगल साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति को भी, सैनिक शक्ति को भी और आर्थिक शक्ति को भी कमजोर कर दिया था। बड़े पैमाने पर लूट मचाई थी। कुछ लोग कहते हैं यार मुगल काल के खत्म होने का पहला कारण था धार्मिक कारण। तो औरंगजेब जो था वो कठोर इस्लामी नीतियों को, जैसे जजिया कर को लागू कर दिया। जजिया कर क्या था भाई? जजिया कर ये था कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी लोगों पर धार्मिक टैक्स लगेगा, हिंदू मंदिरों में जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हिंदू मंदिरों को बहुत ज़्यादा तोड़ा इसने, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष हो गया और इसका विरोध शुरू हो गया। अकबर ने सेकुलरिज्म को थोड़ा सा फॉलो किया था, लेकिन अकबर के बाद के जो राजा थे उन्होंने इसको बढ़ावा नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं मुगल काल के खत्म होने का कारण था सामाजिक, क्योंकि असमानता बहुत बढ़ चुकी थी, जाति आधारित भेदभाव हो रहे थे, दास प्रथा और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कुछ कहते हैं कि यूरोपियन शक्तियों को जो इंटरफेयर हुआ, ब्रिटिश अपने साम्राज्य को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, अंग्रेज लगातार अपने साम्राज्य को आगे जो बढ़ा रहे थे, उसकी वजह से मुगलों का पतन हुआ। प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे मुगलों को कंट्रोल कर लिया और 1857 के विद्रोह में अंतिम राजा बहादुर शाह जफर को हटा दिया और पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो देखो, किसी भी साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण होते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग व्यू से देखते हैं। कुछ कहते हैं यार इस साम्राज्य का पतन राजनीतिक कारकों की वजह से होगा, कुछ कहते हैं आर्थिक कारकों की वजह से होगा, कुछ कहते हैं सैनिक कारकों की वजह से होगा, कुछ कहते हैं औरंगजेब की कट्टर नीतियों की वजह से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कमजोर उत्तराधिकारी इसकी वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली कर दोगे। ये क्वेश्चन तो पेपर में आने ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 कि एकता की व्याख्या कीजिए। एकतादार की क्या शक्तियाँ तथा क्या कर्तव्य थे? ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई, एकता प्रणाली क्या थी? तो मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा क्षेत्र है, अब राजा क्या करना चाहता है? इस क्षेत्र पे कंट्रोल, इस क्षेत्र पे कंट्रोल, इस क्षेत्र पे कंट्रोल, इस क्षेत्र पे कंट्रोल, इस क्षेत्र पे कंट्रोल करना चाहता है। तो वो एक बंदे को रखेगा और उससे कहेगा भाई ये एरिया तेरे अंडर में है, ठीक है, यहाँ से जो आमदनी होगी उसमें तो अपनी सैलरी रखेगा और कुछ हिस्सा हमें देगा। अब ये बंदा होगा एकतादार और जो ये एरिया होगा ये होगा इसकी एकता। तो एकता एक तरीके से एक जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड होगी। ये एरिया एकता हो गया और जो इस एरिया को चलाएगा वो हो गया एकतादार। हमें बस इसी चीज़ की समझना है। तो एकता जो है मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था, यानी कि प्रशासन को चलाने में एकता व्यवस्था यूज होती थी। ये मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के समय विकसित हुई। एकता क्या थी? एकता एक भूमि की इकाई थी, यानी जैसे मैंने बताया आपको, ये राजा है, इसने यहाँ वाली जो जमीन है वो किसी को व्यक्ति को दे दी। तो एकता क्या है? एक भूमि इकाई है जिसे राजाओं द्वारा अधिकारियों को विशेष उद्देश्य के लिए सौंपा जाता था। जैसे उस एरिया से राजस्व इकट्ठा करना है, सैनिक सेवाओं को मैनेज करना है। तो एकता व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि प्रशासन भी अच्छे से चल सके और इनकम भी जनरेट हो सके। इक्तेदार की क्या क्या शक्तियां थी? तो इक्तेदार की सबसे पहली शक्ति ये थी कि जो एरिया उसके कंट्रोल में होता था वहां से सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करता था। तो इक्तेदार का प्राथमिक कर्तव्य था कि उसकी भूमि से वो राजस्व इकट्ठा करे। राजस्व का एक हिस्सा वो राज्य को भेज देता था और बाकी पैसों को अपने पास रखता था और अपनी ज़रूरतों को पूरी करता था, सेना के रखरखाव को पूरा करता था। इसके अलावा इक्तेदार का काम था सैनिक सेवाएं देना। तो इक्तेदार अपनी एक निश्चित संख्या में सैनिकों को रखता था, सेनाओं को ट्रेंड करता था और जब सल्तनत का युद्ध होता था तो वहाँ जाकर राजा को अपनी तरफ से अपनी सेना से सहयोग भी करता था। इक्तेदार का तीसरा काम यह था कि जो एरिया उसे मिला है उसका पूरी कानून व्यवस्था वो बनाए रखेगा, उस क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था स्थापित करेगा, उस क्षेत्र में शासन की व्यवस्था स्थापित करेगा। यानी कि एक तरीके से जो इक्तेदार है एक छोटा मोटा राजा ही है। इक्तेदार की एकता के भीतर कई प्रकार की शक्तियां दी गई। इक्तेदार को शासक के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता था, यानी कि वो राजा से स्वतंत्र नहीं हो सकता था। इक्तेदार को समय समय पर राजा से मिलना पड़ता था, प्रशासनिक समस्याओं के बारे में जानकारी देनी पड़ती थी, विद्रोहों के बारे में बताना पड़ता था, आमदनी के सोर्सेज के बारे में बताना पड़ता था, अपनी संपत्ति के बारे में बताना पड़ता था। इससे पता चलता है जो इक्तेदार थे वो राजाओं के अंडर में ही रहते थे। इक्तेदार को अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब भी करना पड़ता था। इसके अलावा एकता केवल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दी जाती थी, जैसे कि राजा ने इस एरिया के लिए एक अधिकारी रख दिया, एक तरीके से बस वो प्रशासन चलाएगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बनाएगा। जब शासक को लगता था कि ये बंदा सही से शासन नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, अपनी संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है, तो इसे हटा भी देता था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एकता व्यवस्था राज्य के रेवेन्यू जनरेट के लिए यानी कि टैक्स को बढ़ाने के लिए और सेना के प्रबंध करने के लिए स्थापित की गई थी। समय के साथ साथ कुछ हिस्सेदारों ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और उन्हें अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो कि दिल्ली सल्तनत के पतन का एक बड़ा कारण भी बनी। तो अगर क्वेश्चन आएगा एकता प्रणाली क्या है, तो आप सिंपल सा फड्डा समझ लेना जो मैंने आपको बताया कि एक राजा है, ठीक है, उसने प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया अपने साम्राज्य को और हर क्षेत्र के लिए एक अधिकारी रख दिया है, उसका नाम है एकता, और ये इस क्षेत्र का नाम है एकता और उस अधिकारी का नाम है इक्तेदार, ठीक है। वो इस पूरे एरिया से रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रशासन को चलाएगा, अपनी एक सेना मजबूत बनाएगा और राजा के अंडर से शासन करेगा। आगे चलकर ये थोड़े से भ्रष्टाचारी बन जाएंगे और अपने आप को अलग घोषित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो ये है
कि दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार की अपना रखी थी। तो जब भी आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हो तो 1206 से लेकर 1526 तक पढ़ते हो, क्योंकि उसके बाद मुगल काल आ जाएगा। बाबर जो है वो 1525 के बाद युद्ध लड़ना शुरू करेगा और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1206 से 1525 1526 तक है, ठीक है। और उस समय हर एक साम्राज्य जो था वो पूरी तरीके से कृषि व्यवस्था पर निर्भर था। कृषि से जो आमदनी होती थी उससे ही उस क्षेत्र का प्रशासन चलता था, सेना चलती थी और अन्य कार्य को किया जाता था। यानी कि इनकम का एक मेन सोर्स थी और वो सोर्स कौन थी? कृषि। तो अब वो कृषि के लिए आप व्यवस्था भी तो बनाओगे, नियम कानून भी तो बनाओगे, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे इन्होंने भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर जमीन को अलग अलग भागों में बांट रखा था। एक भूमि होती थी खालसा भूमि। ये भूमि वो होती थी जो राज्य के नियंत्रण में होती थी और इससे जो भी टैक्स होता था सीधे खजाने में जमा होता था। एक होती थी इक्ता भूमि, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया, जो इक्तेदारों के पास होती थी। एक होती थी वजीफादार भूमि। वजीफादार भूमि का मतलब क्या होता था? जो धार्मिक कार्यों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए दान दी जाती थी। तो अगर आप भूमि का प्रबंध देखोगे तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने उपजाऊपन के आधार पर, उत्पादन क्षमता के आधार पर, सिंचाई के आधार पर अलग अलग भागों में जमीनों को बांटा था। इसके अलावा जमीनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। एक होती थी खालसा भूमि, ये सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी। इससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सीधे सरकार के खजाने में जाता था। एक इक्ता भूमि होती थी, ये इक्तादारों को दी जाती थी, यहाँ से एक निश्चित मात्रा में इन्हें टैक्स प्राप्त होता था। और एक वजीफेदार भूमि होती थी जो धार्मिक कार्यों के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दान दी जाती थी। राजस्व संग्रह की बात करोगे तो एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता था, आमतौर पर 1/3 यानी कि 33%, और आगे चलकर तो एक लगभग 40-42% भी हो गया था, इतना टैक्स ले लिया जाता था। यानी कि किसान अगर 100 रुपये की खेती कर रहा था तो 33 रुपये उसे टैक्स पे करना पड़ता था और कई बार ये 40-45 भी हो जाता था। इसके अलावा इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एकता प्रणाली की स्थापना की थी। इसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली है। इसके अलावा किसानों को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, ये केवल भूमि पर काम करने वाले मजदूर होते थे। इन्हें फसल के हिस्से को राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था। जब भी कोई आपदा आती थी, बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया या युद्ध के समय हुआ, तो भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी दुर्दशा हो गई, उनकी स्थिति बेकार हो गई। इसके अलावा जब राजा बना इल्तुतमिश, तो इसने भू राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने की कोशिश करी। उसने भूमि को अलग अलग प्रकार से बांटा कि जिस भूमि से ज़्यादा जो भूमि ज़्यादा उपजाऊपन है, जहाँ से ज़्यादा अनाज आता है, तो वहाँ से अलग टैक्स लिया जाए, जो भूमि कम उपजाऊपन है उससे अलग टैक्स लिया जाए। दिल्ली सल्तनत में जब राजा आया गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने किसानों पर बहुत ज़्यादा करों का बोझ था, उसे कम करने की कोशिश करी। जब राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने भी बहुत सारे सुधार किए, हालांकि इसके जो सुधार थे वो सफल नहीं हुए। ऐसे जब राजा बना फिरोज शाह तुगलक, तो उसने किसानों को कर्ज प्रदान किया, कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया, उसने जजिया कर को और अच्छे ढंग से लागू किया। दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व प्रणाली ने सल्तनत को फाइनेंशियली तो मजबूत किया, लेकिन ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से, उनकी कठोर नीतियों की वजह से किसानों में असंतोष बढ़ा और आगे चलकर इन किसानों ने विद्रोह भी किया। निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व प्रणाली ने प्रशासनिक क्षमता और सैन्य क्षमता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर आपको रेवेन्यू सिस्टम यानी कि टैक्स सिस्टम के बारे में बताना है। इस वीडियो का जो है हम अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। 5 क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस करेंगे और 5 क्वेश्चनों को भाग 2 में। क्वेश्चन ये है कि मुगल काल में स्थल व्यापार और वाणिज्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि जब मुगल भारत में शासन कर रहे थे तो उस समय व्यापार किस प्रकार से होता था, वाणिज्य की स्थिति क्या थी, ये हमें बताना है। तो देखो, जब आप मुगल काल में व्यापार की बात करोगे तो मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई और 1857 तक मुगल काल चलेगा। इस समय की जो व्यापारिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे करके बहुत मजबूत हो जाएगी। आंतरिक व्यापार भी होगा और बाहरी व्यापार भी बड़े पैमाने पर होगा और इन व्यापारिक गतिविधियों से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स मिलेगा, जिससे मुगल काल में राजा जो है वो मजबूत होते चले जाएंगे, खासतौर पर औरंगजेब तक। मुगल काल के अगर आप स्थल व्यापार की विशेषता बात करोगे तो स्थल मतलब है जमीनी इलाके से जो व्यापार होता था, सिर्फ उसकी बात करनी है। तो मुगल काल में भारत का जो स्थल व्यापार था ये बहुत बड़े जाल में बसा हुआ था, बहुत सारे हिस्से इससे जुड़े हुए थे। दिल्ली, आगरा, काबुल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत के कई रास्ते जो थे वो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कृषि उत्पादों में चावल, गन्ना, मसाले और दालों का व्यापार किया जाता था। हाथों से बनी हुई वस्तुएं, खासकर सूती और सिल्क जो कपड़े थे, कश्मीरी शॉल जो पश्मीना शॉल थी, कालीन, आभूषण, इन सब का व्यापार होता था। लोहा, तांबा, चांदी और सोने के सिक्के का व्यापार होता था। लग्जरी चीज़ों की बात करोगे तो इत्र, हाथी के दांत, मोती और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कई बड़े शहर, कई व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ, जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, बंगाल, सोनारगांव, बनारस, पटना, काशीपुर कुछ प्रमुख स्थल थे जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थीं।
इसके अलावा आप व्यापारिक गतिविधियों की बात करोगे तो सड़क नेटवर्क बहुत तगड़ा था। मुगल शासकों ने सड़क राजमार्गों को सुरक्षित मार्ग प्रदान दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना करवाई। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो पहले ही बना हुआ था, बस इसको इन्होंने क्या करा था, दोबारा से सही करवाया था। इसके अलावा जब बड़े बड़े व्यापारियों के कारवा चलते थे उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। उसमें ऊंट, घोड़े और बैलों का उपयोग किया जाता माल ढोने के लिए। व्यापार में विभिन्न प्रकार की जातियां थी। बनिया, मारवाड़ी, चेट्टी जैसे व्यापारिक वर्ग थे जो बड़े पैमाने पर व्यापार को बढ़ावा देते थे। मुगल काल में मजबूत मुद्रा प्रणाली थी। व्यापार में चांदी, रुपया, तांबे का पैसा, सोने की मोहरों का भी उपयोग किया जाता था। इसके अलावा स्थल व्यापार से जो पैसा आता था, जो टैक्स लिया जाता था, इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्स थे और कुछ जगह छूट भी दी गई थी। अब इसके अलावा इस व्यापार की जो भूमिका थी वो अर्थव्यवस्था और समाज में क्या थी, तो स्थल व्यापार ने कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का अवसर दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। अब व्यापार होगा तो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होगा। सिंपल सी बात है, गांव से लोग शहरों में व्यापार करने जाएंगे तो शहरों की संस्कृति गांव तक पहुंचेगी, नए नए विचार आएंगे, नए नए ज्ञान आएंगे, नई नई सांस्कृतिक जो है कल्चर नई नई तरीके से डेवलप होगा। विदेशी व्यापारियों से संबंध होगा, खासतौर पर काबुल, ईरान, अफगानिस्तान। तो निष्कर्ष से निकलता है कि मुगल काल में स्थल व्यापार जो था ये आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। व्यापारिक मार्गों और केंद्रों की जो सुरक्षा थी वो नई ऊंचाइयों पर पहुंची। समाज के जो विभिन्न वर्ग थे इनके बीच में तालमेल बढ़ा। स्थल व्यापार का प्रभाव सिर्फ व्यापार पर नहीं बढ़ा बल्कि विदेशी व्यापार और कल्चर पर भी पड़ा। आगे चलकर लेकिन जब औरंगजेब तक ही ये सारी चीज़ें सीमित रहेंगी। औरंगजेब के शासनकाल के बाद व्यापार धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि उत्तराधिकारी जो थे औरंगजेब के वो अच्छे नहीं थे। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, ये बात हम अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।